गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शिफा खान स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। अब लाइव क्लास तो हो नहीं पाई, कोई प्रॉब्लम हो गई थी और कल बहुत ज़्यादा बारिश थी। ठीक है, तो आज रिकॉर्डेड दे रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी लाइव पढ़ाने की। ठीक है, और मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया आपको? आर्टिकल 116 तक कंप्लीट कर दिया था, है ना। आर्टिकल 116 तक कंप्लीट कर दिया। 117 से हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 117 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने कल क्वेश्चन पूछे थे, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिए। उसमें मैं देख के नाम बताने पड़ेंगे मुझे। पहले हम रिवाइज़ कर लेते हैं, हम कहाँ तक थे। आर्टिकल 100 से रिवाइज़ करते हैं, है ना। आर्टिकल 100 में क्या है? गणपूर्ति, यानी कि कोरम। गणपूर्ति क्या कहते हैं इंग्लिश में? कोरम। ठीक। आर्टिकल 100 से के बाद 101 से लेकर 106 तक मैंने ये छुड़वा दिए, है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, जो आएगा ही नहीं। आर्टिकल 107 में क्या है? आर्टिकल 107 में है संयुक्त अधिवेशन, यानी कि जॉइंट सेशन। सॉरी, 108 में जॉइंट सेशन है, 108 में जॉइंट सेशन। और 107 में है विधेयक का पूरा स्थापन, यानी कि किसी भी बिल को हम इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं। उसे मैंने सब बताया था कि पहले कोई भी जो ड्राफ्ट होगा, ड्राफ्ट को हम क्या कहेंगे हिंदी में? मसौदा या फिर प्रारूप, है ना। किसी भी कोई भी कंटिन्यू कोई काम करने के लिए, कोई बड़ा हमें कोई रूल बनाना है तो उसका पहले एक मसौदा तैयार करना पड़ेगा। तो ये काम कौन करता है? सचिवालय करता है। ड्राफ्ट फिर जाएगा संसद में और वहाँ जाकर बन जाएगा वो बिल। ठीक है, फिर ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्ट। ठीक है, तो ये क्या है? किसी विधेयक को इंट्रोड्यूस कराना। कौन सा आर्टिकल में? 107 में। 108 में संयुक्त अधिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत बार पूछा जाए। इसी का मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अब तक जो जॉइंट सेशन है कितनी बार आ चुका है और कब कब आया। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन भी पूछा था, कुछ याद आएगा देख के। 108 के बाद हमने डायरेक्ट कौन सा आर्टिकल पढ़ा? 108, फिर था 110, 109 और 110, है ना। 109 और 110, 109, 110। 109 में धन विधेयक के लिए विशेष प्रावधान, धन विधेयक के लिए विशेष प्रावधान। और 110 में है धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा थी। ऐसे हमने सारे फिर 110, फिर उसके बाद 111 में वीटो पावर, 111 में वीटो पावर। 112 में बजट, 112 में बजट। ठीक है, 112 में बजट। फिर बजट से रिलेटेड लगातार 5 आर्टिकल थे। 113 में क्या आ जाएगा? प्राक्कलन, यानी कि बजट का जो एस्टिमेट बनाएगा, एस्टिमेट। 113 में एस्टिमेट। 114 में विनियोग, एप्रोप्रिएशन। 115 में क्या है? अतिरिक्त अनुदान। 116 में लेखानुदान। अब आएगा 117। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा था किन किन बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। एक सेकेंड मुझे देखने पड़ेंगे। उसमें एक तो था ब्रोमो, है ना, सौरभ कुमार बहुत अच्छे से डिटेल में दिया था। और एक दीक्षा, और कुछ तो मुझे याद है, 1 सेकेंड, है ना। अच्छा, ये जो नाम होते, जो आप आंसर देते हैं ना, जब क्वेश्चन पूछना हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं जो मैंने पूछा है तो अपना सही नाम लिख दिया करें, फिर वो ब्रोमो वगैरह अजीब लगता है ना। हाँ, एक तो दिया है शुभम कुमार। एक मेगा मार्ट करके, मेगा मार्ट ने बहुत अच्छे से दिया है, तो मेगा मार्ट अपना असली नाम लिख दिया करें नीचे। और एक ब्रोमो है, और कौन कौन है? एक है हीना मीना, और है टीनेजर। एक है टैग इंजीनियर्स, अब इनका मुझे नाम तो पता नहीं। ठीक है, इन सब बच्चों ने सही जवाब दिए। क्वेश्चन था कि एक तो मैंने जॉइंट सेशन से पूछा था कि जॉइंट सेशन कितनी बार लाया गया, तो जॉइंट सेशन सही जवाब है 3 बार अब तक आया है, 1961 में, 1978 में और 2002 में। ठीक है, दहेज उन्मूलन के लिए, बैंकिंग सुधार के लिए, और किसके लिए? पोटा के लिए, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जो 2002 में आया था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा था मैंने कि जो धन विधेयक है, यानी कि जो मनी बिल है, मनी बिल को राज्यसभा कितने दिन के लिए रोक सकती है? तो सही आंसर 14 दिन के लिए।
ठीक है, 14 डेज़ के लिए रोक सकती है और उसके बाद खुद से ही क्या हो जाएगा, वो पारित हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमने पिछले रिवाइज कर लिया, मैंने बता दिया क्या क्या आपको। ये क्या हुआ? ठीक, अब चलते हैं हम आगे आर्टिकल 117 से। 117 से ठीक है, मैं कहने वाली थी कि मैंने उसमें कमेंट में भी कहा था किसी से कि जो बच्चे हमारे से नोट्स बना रहे हैं, यानी कि मेरे से पढ़ के, तो एक बार हमें भी सेंड कर देना क्योंकि मेरे पास नोट्स नहीं है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, अगर कोई प्रॉब्लम हो वो भी पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और नोट्स प्लीज सेंड कर देना। आर्टिकल 117 से स्टार्ट करते हैं। 117 आर्टिकल 117 में है वित्त विधेयक। अभी आपने धन विधेयक पढ़ा, ये है वित्त विधेयक। धन विधेयक कौन सा आर्टिकल में? 110 में, और वित्त विधेयक 117 में। दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। वित्त विधेयक हम कहते हैं इंग्लिश में फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल, वित्त विधेयक यानी कि फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल जो है वो धन विधेयक से थोड़ा सा अलग है। अब अलग क्या है, डिफरेंस समझो। डिफरेंस ये है, देखो वो तो मनी बिल था। मनी बिल मैंने आपको बताया कि मनी बिल उसे ही कहेंगे हम जो सरकार की संचित निधि पर, यानी कि जो गवर्नमेंट का पैसा है उसको इफेक्ट करे। अब उसको कैसे कैसे इफेक्ट करेगा? किसी टैक्स को गवर्नमेंट बढ़ा दे तो, है ना, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा रही है तो वो कौन सा होगा? वो मनी बिल होगा। टैक्स को कम कर रही है तो मनी बिल होगा। किसी को लोन दे रही है या लोन अदा कर रही है तो वो मनी बिल होगा। ये सब होते हैं मनी बिल। लेकिन इनसे अलग अगर गवर्नमेंट को क्या करना है, कोई विकास का काम करना है, डेवलपमेंट का, ठीक है ना, कोई विकास का काम करना है, उसके लिए जो गवर्नमेंट क्या बताएगी? खर्चा बताएगी। उसके लिए गवर्नमेंट क्या बताएगी? खर्चा बताएगी। उसे हम क्या कहेंगे? फाइनेंशियल बिल कहेंगे। बात समझ आएगी? जैसे कोई एयरपोर्ट बनाना है ना, कोई एयरपोर्ट बनाना है, कोई नेशनल हाईवे बनाना है, तो उनके लिए जो क्या है, डेवलपमेंट के काम है। इनके लिए जो बिल पास होगा उसे हम क्या कहेंगे? फाइनेंशियल बिल कहेंगे। अब ये मनी बिल तो नहीं है। मनी बिल में आपको पता है हमने जब क्या पढ़ा था, संयुक्त अधिवेशन यानी कि जॉइंट सेशन के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको 3 चीज़ें ऐसी बताई थी कि इनके ऊपर कभी भी जॉइंट सेशन नहीं लाया जा सकता। तो आज का क्वेश्चन आपका यही है। क्वेश्चन क्या है कि किन चीज़ों पर, या कह सकते किन मुद्दों पर, किन मुद्दों पर कभी भी जॉइंट सेशन यानी कि संयुक्त अधिवेशन नहीं ला सकते, नहीं ला सकते, है ना। साथ में ये भी बताना कि जॉइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है। जॉइंट सेशन यानी कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, ये दोनों बताने हैं। तो एक तो मैं ही बता देती हूँ कि धन विधेयक जो था, मनी बिल पर जॉइंट सेशन नहीं ला सकते, लेकिन वित्त विधेयक पर जॉइंट सेशन ला सकते हैं। डिफरेंस क्या है? संयुक्त अधिवेशन ला सकते हैं, इस पर हम संयुक्त अधिवेशन ला सकते हैं। इधर मैं लिख लेती हूँ मनी बिल, ठीक है ना, मनी बिल। डिफरेंस बता रही हूँ, जहाँ संयुक्त अधिवेशन ला सकते हैं या नहीं ला सकते, ठीक है। ये क्या बताते हैं? ये संचित निधि को प्रभावित करता है, संचित निधि को प्रभावित करता है। और इसमें मैंने बता दिया कोई भी डेवलपमेंट का काम करना होगा उसके लिए जो पैसा निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम फाइनेंशियल बिल कहेंगे। इस पर संयुक्त अधिवेशन ला सकते हैं। अगर संयुक्त अधिवेशन ला सकते हैं तो दूसरा, ये लोकसभा से भी शुरू हो सकता है। हाँ, लिख सकते हैं हम, शुरू लोकसभा से भी हो सकता है और राज्यसभा से भी हो सकता है। अब धन विधेयक आपको पता है, मनी बिल तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था मैंने आपको, है ना। तो मनी बिल में क्या था? मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आता है। मनी बिल कहाँ आता है? सिर्फ लोकसभा में। और आपको याद होगा मनी बिल में मैंने आपको बताया था कि मनी बिल जब लेकर आना होगा तो क्या करेंगे? राष्ट्रपति से पूर्व सूचना देंगे। पूर्व सूचना यानी कि पहली राष्ट्रपति से परमिशन ले लेंगे कि हम जा रहे हैं मनी बिल को पास कराने, ठीक है, संसद में मनी बिल लेकर जा रहे हैं। तो राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे दी, पहली बता दिया। तो अब क्या होगा? जब मनी बिल पास होगा तो राष्ट्रपति उस पर पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, राष्ट्रपति को साइन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या था? पुनर्विचार नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर पुनर्विचार हो सकता है। पुनर्विचार
प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। और यहाँ ऐसा नहीं होता। समझ आ गया फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में क्या डिफरेंस होता है। अब चलते हैं जो आज का हमारा मेन टॉपिक था। हमें आज पार्लियामेंट का पूरी कार्यवाही पढ़नी है, क्या क्या पार्लियामेंट में होता है, संसद में किस किस तरह से प्रस्ताव आते हैं, क्या क्या कमेटी बनाई जाती हैं, क्यों बनाई जाती हैं, वो पूरा प्रोसेस आज हम देखेंगे। ठीक है ना। क्लास हो ज़्यादा लंबी हो जाती है, वरना मैं मनी बिल को भी लास्ट क्लास में निपटा देती, फाइनेंशियल बिल को। ठीक है। आर्टिकल 117 हमने पढ़ लिया। अब आर्टिकल जो 118 है, बहुत बड़ा आर्टिकल है। आपको ये आर्टिकल याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रही हूँ ये आर्टिकल नहीं पूछा जाता, लेकिन इस आर्टिकल में है क्या वो इम्पोर्टेंट है। यानी कि उसकी चीज़ें, उसमें जो कमेटी हैं वो सब बताया जाएगा। आर्टिकल 118 और 119 दोनों में क्या है, संसद की कार्यवाही है। दोनों में क्या है, संसद की कार्यवाही। यानी कि इसमें बेसिकली इसमें लिखा गया है, इस आर्टिकल में है, आर्टिकल 118 में, कि संसद अपने कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए रूल्स, यानी कि वो रूल को क्या कहते हैं हिंदी में, नियम कानून बना सकती है। तो बिल्कुल शॉर्ट में क्या कह सकते हैं कि संसद के क्या है, इसमें रूल्स ऑफ प्रोसीजर है। एकदम डायरेक्ट अगर हम कहें तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर। ठीक है। कोई भी किसी भी प्रोसीजर को करने के लिए, कोई भी प्रोसीड करने के लिए उसके रूल्स बनाए जाते हैं, वो सब किस में, आर्टिकल 118 में। तो पूरा इसमें संसद की कार्यवाही, संसद की समिति, सब इसी आर्टिकल में है। समझ आ गया। तो आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है, अब हम पढ़ते हैं इसमें है क्या क्या। ये आर्टिकल नहीं पूछे जाते। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर किस में, किसका, पार्लियामेंट का। ठीक। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि संसद की कार्यवाही किस किस तरीके से होती है। संसद की कार्यवाही, संसद की कार्यवाही देखो, संसद का जो टाइम है, संसद के टाइम को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। संसद के टाइम को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। संसद के जो स्टार्ट होता है टाइम कब से, सुबह 11 बजे से, अब 11 बजे तो दोपहर हो जाती है, सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक। वो इतने बड़े बड़े मंत्री हैं बेचारे, बुढ़े बुढ़े, उनसे क्या सुबह उठा जा रहा जल्दी, तो 11 बजे से शुरू करते हैं वो झीकना। तो 11 बजे आएंगे आराम से नहा धो के संसद में, और शाम को 6 बजे तक संसद की कार्यवाही चलेगी। तो पूरा टाइम क्या है, 11 से 6। अब इस टाइम को 11 से 6 के टाइम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर। प्रश्नकाल यानी कि क्वेश्चन आवर एक होता है इसमें। इसके प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल, 0 आवर। इसके बाद हो जाएगा क्या, लंच। इसके बाद हो जाता है लंच। लंच को लंच लिख दिया चलो। इसके बाद होता है इसमें चर्चा, या कह सकते हैं प्रस्ताव, जो प्रस्ताव वगैरह रखे जाते हैं। सबसे बड़ा टाइम पीरियड ये होता है। देखो सुबह 11 बजे से शुरू हुआ टाइम, 11 बजे से भागिए, तो 11 से लेकर 12 बजे तक, 11 से लेकर 12 बजे तक क्या चलेगा, प्रश्नकाल चलेगा। 12 बजे से 1 बजे तक क्या चलेगा, शून्यकाल। 1 से 2 बजे तक लंच, और इसके बाद 12 से 1, 1 से 2, फिर 2 से 6, यानी कि 4 घंटे तक चलेगी इनकी बहस, चर्चा, प्रस्ताव, सब इसी में होगा। अब इनको समझो, इसमें प्रश्नकाल और शून्यकाल बहुत पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा तो शून्यकाल। शून्यकाल मैं बता नहीं सकती कितनी बार पूछा गया। शून्यकाल का पूछते हैं कि क्वेश्चन आएगा, शून्यकाल होता है प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटा, प्रश्नकाल के पहले का, है ना, या फिर लंच को हिंदी में क्या कहेंगे, जो भी कहते हैं, इससे पहले घंटा जाता तो प्रश्नकाल से ही पूछा जाता है कि प्रश्नकाल के पहले का 1 घंटा है, प्रश्नकाल के बाद का। तो क्या है, क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद का 1 घंटे को हम क्या कहते हैं, 0 आवर कहते हैं। अभी जो प्रश्नकाल है यानी कि क्वेश्चन आवर है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल कॉमन सी बात है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन पूछने के भी अलग अलग तरीके, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो
ये जो एक घंटा है सुबह 11 से 12, बिल्कुल सब डिसेंट, बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से बैठे रहेंगे। और जो हमारे अध्यक्ष महोदय होंगे, उन अध्यक्ष महोदय से इजाज़त लेकर किसी भी मंत्री से कोई भी सांसद क्वेश्चन पूछ सकता है। अब क्वेश्चन कई तरह के, एक तो होता है तारांकित। तारांकित को हम, ओरल को हम तारांकित कहते हैं। ओरल तो सब समझ गए होंगे, ओरल क्वेश्चंस। दूसरे होते हैं अतारांकित, ये भी समझ गए होंगे अब, यानी कि रिटन क्वेश्चन। इनको समझो पहले। ओरल का मतलब यही है कि कोई ऐसा क्वेश्चन, ओरल हम वही पूछ सकते हैं जिसका आंसर बहुत छोटा सा हो, है ना। जैसे कि देखो, अगर कोई सांसद किसी मंत्री से पूछे, जैसे कोई शिक्षा मंत्री है, तो कोई सांसद पूछ सकता है खड़ो के कि आप हमें ये बताएं कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास किया, है ना, क्या क्या काम किए। तब ये बताओ कितना विकास किया, क्या वो एकदम क्या ऐसे ही खड़ो के बता देंगे कितना विकास किया? वो पूरी डिटेल देंगे कि इतने हमने वहाँ लगाए, इतने हमने वहाँ लगाए। तो वो क्वेश्चन होते हैं रिटन, ठीक है, जिसमें पूरा का पूरा क्या दिया जाए, बायोडाटा दिया जाए, किस किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, कहाँ पर कितना इन्वेस्ट किया, क्या प्रोसीजर चल रहा है ना, किस स्टेज पर वो वर्क चल रहा है, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। फिर एक इतना सा वर्क के शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास किया, ये कोई एक लाइन का आंसर तो होगा नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं रिटन। और जिसका आंसर ऐसा हो जाए एक लाइन का कि आप अब इसका एग्जाम्पल मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या दूँ, समझ तो गए होंगे ना, तो वो क्या होगा, वो ओरल हो जाएगा। अब ओरल के लिए या रिटन के लिए कम से कम 10 दिन पहले किसको सूचना देनी पड़ेगी? अध्यक्ष को। ऐसा नहीं कुछ कोई भी जाकर खड़ा होकर पूछ लेगा। 10 दिन पहले सूचना देनी होती है किसको? अध्यक्ष को। और एक दिन में जो ओरल क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ 1 से 20 क्वेश्चन पर डे पूछे जा सकते हैं, बस, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, बस 20 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकते ओरल। रिटन तो काफ़ी सारे 350, क्योंकि उसमें 10 दिन पहले तो सूचना लेनी पड़ेगी, उसके बाद भी कब आंसर आएगा। तो रिटन तो एक बार PDF लेंगे, थमा देंगे, पढ़ लो क्या क्या किया हमने, है ना। बहसबाजी तो इसमें होगी ना ओरल में। तो इसमें लिमिट है 20, इसमें 320, ठीक है ना। रिटन में 320। वैसे ये बातें पूछता नहीं है, बस ऐसी समझ लो, ठीक है, समझ आएगी बात। अब जो ओरल क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन 1 से 20 यानी कि मैक्सिमम 20 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि एक सांसद, जो भी एक MP है, उसे 1 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने हो, तो ऐसा पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। एक सांसद सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछ सकता है मैक्सिमम, ठीक है। एक सांसद कितने? मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ आएगी बात। तो इसमें ओरल भी पूछे जाते हैं, रिटन क्वेश्चन भी होते हैं, जिनके रिटन में PDF 10 दिन पहले हमें किसको? अध्यक्ष को सूचना देनी पड़ेगी कि हम क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। और इसमें क्या होता है, और एक होता है अल्पकालीन, वो ज़्यादा जरूरी नहीं है। अल्पकालीन क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि 10 दिन से कम में सूचना देनी होती है उनको, है ना। 10 दिन से कम दिन में भी आप सूचना दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। एक होता है गैर सरकारी। गैर सरकारी को समझो, इसमें लिख लेता हूँ गैर सरकारी। गैर सरकारी प्रश्न, गैर सरकारी प्रश्न। देखो गैर सरकारी कैसे होते हैं। पहले आप मुझे ये बताओ कि सरकारी क्या होता है? सरकार क्या है? जो मंत्री हैं वही सरकार है ना। मैंने आपको बताया भी था, जब हमने ड्राफ्ट का आर्टिकल 107 पढ़ा रही थी, तब आपको क्लियर किया था कि जो मंत्री होते हैं उन्हीं हम क्या बोलेंगे? सरकारी बोलेंगे। अगर मंत्री कोई विधेयक लेकर आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? सरकारी विधेयक। लेकिन अगर कोई और सांसद लेकर आएगा जो मंत्री नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे? गैर सरकारी। सेम वही चीज़ है। अगर किसी मंत्री से आप सवाल पूछ रहे हो तो यानी कि आप सरकारी, है ना। लेकिन अगर ऐसे भी तो हो सकता है कि भाई सांसद की इतनी पावर होती है तो अपने एरिया में उसे भी तो कुछ डेवलपमेंट करने का अधिकार है, नहीं है, उसे भी करना चाहिए। तो किसी मंत्री ना है, कोई सांसद है लेकिन वो मंत्री नहीं है, अगर उससे सवाल पूछ रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? गैर सरकारी प्रश्न। समझ आ गई बात। उसे भी तो कह सकते हैं भाई तुम बताओ तुमने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम कराया। समझ आ गई। तो ये क्या है? ये गैर सरकारी प्रश्न होते हैं जो कि किसी मंत्री से नहीं पूछे जाते, किसी नॉर्मल किसी भी सांसद से पूछ सकते हैं। अब आ जाओ शून्यकाल पे, यानी कि शून्यकाल 0 आवर। शून्यकाल क्या होता है? ये 1 घंटा तो चला गया फुल डिसिप्लिन में, है 1 घंटा तो बिल्कुल डिसिप्लिन में चला गया।
अब ये जो 0 आवर है इसमें कोई भी पाबंदी नहीं होती। सबसे ज़्यादा जो मारधाड़ होती है ना, आपने देखोगे संसद में वो फट 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 वो बजाते हैं और कोई कुछ कह रहा है खड़े हो जाते हैं, वो बिल्कुल कुर्ता फाड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो सब किस में, वो इसी में होता है 0 आवर में। इसमें कोई रूल कुछ नहीं होता, कोई किसी को कैसे भी मतलब डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इसमें कोई कितने क्वेश्चन पूछे, कोई कितनी जवाब दे, कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये 0 आवर है। 0 आवर ये किसने रखा था नाम, ये इंडियन की मीडिया ने रखा था 1962 में। इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है, इसको बस 0 आवर कह दिया कि इस टाइम पे कोई तो है नहीं, है ना, कोई डिसिप्लिन या कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो भयंकर लड़ाइयाँ होती हैं पक्ष यानी कि पार्टी में और विपक्ष में, किसी में होती हैं, 0 आवर में होती हैं। ठीक, अब 0 आवर हो गया भैया, ले खूब इन्होंने आपस में घूंसे लात बजा लिए। अब भूख तो लगेगी, अब 1 घंटे के लिए जाएंगे लंच करने। जब लंच करके वापस आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगी चर्चा या प्रस्ताव, यानी कि जितना आपने यहाँ पे तांडव मचाया था, अब उसके लिए सपोज करो कि बजट के ऊपर था, है ना, तो यहाँ तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिए। अब यहाँ पे आपस में बहस होगी बहुत ज़्यादा, फिर वो डिसाइड करेंगे कि ठीक है भैया अब हमें तो पसंद आया नहीं बजट, अब क्या करेंगे, हम कटौती प्रस्ताव लेकर आते हैं, इनके बजट में कटौती करो। तो कटौती प्रस्ताव में 3 तरह की कटौती होती है, याद है ना, 3 तरह की कटौती थी, नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती, सांकेतिक कटौती। तो कोई ना कोई कटौती प्रस्ताव लाएंगे, तो वो प्रस्ताव कब लेकर आएंगे, इस वाले टाइम पीरियड में। तो किसी के ऊपर चर्चा होगी, प्रस्ताव लाना होगा या बहस होगी, है ना, वो सब किस में होगी, इन 4 घंटे के अंदर। ठीक, अब इसमें जो प्रस्ताव हैं, प्रस्ताव बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था अभी कटौती प्रस्ताव, है ना। कटौती प्रस्ताव 2 तरह के होते हैं, एक तो बजट के लिए और एक टाइम को बचाने के लिए। ठीक है, इसका कर्सर हटा देना स्क्रीन से, कर्सर स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है, अब इसमें जो प्रस्ताव हैं, पहले हम प्रस्ताव पढ़ लेते हैं। कितने तरह के प्रस्ताव होते हैं, बहुत सारे प्रस्ताव होते हैं। प्रस्ताव में देखो, लंच में कुछ नहीं समझना, शून्यकाल में कुछ नहीं समझना, बस ये इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं होता। जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव में एक तो होता है कौन सा, अविश्वास प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव। देखो, धन्यवाद प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव, कार्य स्थगन, कार्य स्थगन प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, और क्या होता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, और क्या होता है, कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव। ठीक है, इतने सारे प्रस्ताव होते हैं, इतने सब तरह के, इसमें का छूटा तो नहीं, सब है, सब है इसमें। ठीक है, ये इतने तरीके से क्या होते हैं, प्रस्ताव होते हैं। तो ये सारे के सारे प्रस्ताव, ये मत समझ नहीं आते नहीं है, आते हैं क्वेश्चन। अभी पता नहीं कौन सा एग्जाम था, उसमें दे रखा था विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में। थोड़ी लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी कि कहना क्या चाह रहा है ना। पहले आप समझ लो कब कब लेकर आए जाते हैं। तो क्वेश्चन ये होगा कि अगर संसद में ये मतलब आपको कंडीशन दे देगा कि ये कंडीशन है, तो कौन सा प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक, तो पढ़ते हैं एक एक करके सारे प्रस्ताव। ये तो क्लियर है ना, किसी को कोई भी अगर कुछ भी समझना है तो कमेंट कर देना। ठीक, और वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही दिया करो। एक एक करके चलते हैं हम किस पे, धन्यवाद प्रस्ताव पे। पहला हमने कौन सा देखा था अभी, धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव, देखो धन्यवाद प्रस्ताव जब लाया जाता है, आपको याद होगा आर्टिकल 86 और 87। आर्टिकल 86, 87 याद है ना। 86 में क्या था, 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण, 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण कब होता है, जब कोई सेशन स्टार्ट होता है, और विशेष अभिभाषण कब होता है, जब न्यू इलेक्टेड जो लोकसभा है वो सब लोग आते हैं, है ना, नवनिर्वाचित लोकसभा के सामने। अभी अभिभाषण जो होता है, अभिभाषण को आपको याद होगा कि अभिभाषण का मतलब राष्ट्रपति ने जो भी स्पीच दी, जो भी कहा, उसको कौन तैयार करेगा, मंत्रिमंडल। यानी कि राष्ट्रपति जो बता रहे हैं ना,
वो भी कौन तैयार करता है? मंत्रिमंडल तैयार करता है। अब वो जब मंत्रिमंडल ने तैयार किया तो इसका तो बिल्कुल कॉमन सा मीनिंग है कि वो सब किसके पक्ष में होगा? सरकार के पक्ष में होगा। जो भी राष्ट्रपति बोल कर गए हैं सब अच्छे ही बोल कर गए होंगे अपनी सरकार के लिए, है ना। जब तैयारी उन्होंने किया है तो उसके ऊपर सहमति जताने के लिए विपक्ष तो हल्ला करेगा कि नहीं झूठ बोल के, वो राष्ट्रपति तो बस उन्होंने भाषण दिया निकल लिए। फिर बाद में जो बहसबाजी होती है तब लेकर आया जाता है धन्यवाद प्रस्ताव। ठीक है, राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव। इस धन्यवाद प्रस्ताव में क्या होता है? हाफ यानी कि 50% की मेजोरिटी से वोटिंग होती है कि जो राष्ट्रपति बताए गए हैं इसमें क्या आप सहमत हैं नहीं हैं, हाँ हमारी गवर्नमेंट ऐसा करेगी, ऐसा किया है। तो ये क्या होता है? धन्यवाद प्रस्ताव होता है। अब आप ये बताओ, अगर 50% है, 50% मेजोरिटी से पास करना है तो 50% तो होती है, 50% से ज़्यादा तो सरकार के पास होती है, तभी तो गवर्नमेंट बनती है। लेकिन ये प्रस्ताव होते इसलिए है कि बार बार क्या हो? मेजोरिटी प्रूफ हो जाए। हर बार मेजोरिटी को ही प्रूफ करना पड़ता है। घुमा फिरा के बात कहाँ जाती है? मेजोरिटी पे। आपके पास मेजोरिटी नहीं है तो किसी भी तरीके से आपकी सरकार गिर सकती है। ठीक, तो धन्यवाद प्रस्ताव कब लाया जाता है? अभिभाषण, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद। ठीक है ना, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद। कौन लेकर आएगा इसको? पक्ष और विपक्ष में तो डिफरेंस पता है ना भाई। जिसकी गवर्नमेंट है, जिसके पास 50% से ज़्यादा सांसद है वो पक्ष हो जाएगी, और विपक्ष पार्टी कौन होती है? जिसके पास मैक्सिमम वो सांसद होते हैं, यानी कि जिसकी सरकार होगी 50% से ज़्यादा। और जो बाकी जो पार्टी बची उसमें सबसे ज़्यादा सांसद जिसके होते हैं वो क्या होते हैं? वो विपक्ष होती है। अब विपक्ष में कांग्रेस है और पक्ष में बीजेपी है, ये तो पता ही है। तो इसे कौन लेकर आएगा भाई? राष्ट्रपति को धन्यवाद कौन देगा? पक्ष। समझ आ गया? दूसरा, इसी सीक्वेंस से चलते हैं, चलो। अविश्वास प्रस्ताव, बहुत खतरनाक है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। देखो, अविश्वास प्रस्ताव डायरेक्टली ही होता है किसके लिए? सरकार गिराने के लिए, सरकार को गिराने के लिए। भाई देखो, अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो महाभियोग लगा दो, उपराष्ट्रपति को हटाना है तो महाभियोग लगा दो। अब ये बताओ, अगर प्रधानमंत्री को हटाना है, उनकी सरकार को हटाना है, तब उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो उसके लिए हमारे संविधान में क्या है? अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए अब आप ये बताओ, अविश्वास प्रस्ताव कौन लेकर आएगा? भाई ऑब्वियस सी बात है, कौन लाएगा? विपक्ष लाएगा, वही तो गवर्नमेंट को हटाएगी। तो अविश्वास प्रस्ताव कौन लेकर आती है? विपक्ष पार्टी। अब इसको लाने का तरीका देखो, इसमें क्या करना होता है? इसमें जो विपक्षी पार्टी है कम से कम 50 सांसद उनके, कितने मिनिमम, कितने 50 सांसद, कम से कम 50 सांसद अध्यक्ष को, जो लोकसभा स्पीकर है, उनको लिखित सूचना देंगे कि हमें इस पार्टी में जो है ये चल रही है ना सरकार, हमें इसमें विश्वास नहीं है, हम इसको हटाना चाहते हैं। अब जब 50 सांसद लिख कर दे रहे हैं तो मतलब कोई ना कोई तो गड़बड़ है ना सरकार में। तो इसके लिए फिर क्या होता है? फिर जो अध्यक्ष हैं वो 10 दिन के अंदर कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, क्या करना होगा इसमें मिनिमम 50 सांसद, किसके? विपक्ष पार्टी के सांसद, लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष कहेंगे, कुछ भी कह लो, लोकसभा अध्यक्ष को लिखित सूचना देंगे, लिखित सूचना देंगे। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को लिखित सूचना देंगे कि इसको भैया कुछ ना कुछ करो, हमें ये सरकार नहीं चाहिए। अब लोकसभा अध्यक्ष क्या करेंगे? वो 10 दिन के अंदर क्या कराएंगे? फ्लोर टेस्ट कराएंगे। फ्लोर टेस्ट होता है कि एक तो वोटिंग होगी कि पर्ची वर्ची से बता रहे हैं आप, है ना। एक होता है फ्लोर टेस्ट कि जहाँ आप बैठे हैं ना, उनके टेबल पर रेड और ग्रीन कलर के बटन होते हैं, वो दबा दो। रेड है तो यानी कि ना, ग्रीन है तो यानी कि हाँ। तो फ्लोर टेस्ट यानी कि बैठे बैठे वहीं पे सिर्फ बटन दबाना होता है, तो फ्लोर टेस्ट कराते हैं। तो 10 दिन के अंदर ये कार्रवाई हो जानी चाहिए। अब फ्लोर टेस्ट कराने के लिए देखो, इतना तो समझ आ गया ना। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सांसद को, लोकसभा अध्यक्ष को लिखित सूचना देनी होगी कि सरकार को हटाओ, है ना। अब जो लोकसभा अध्यक्ष जो कार्यवाही करेंगे या जो विपक्ष पार्टी है, भाई उनको भी क्या करना पड़ेगा? उनको भी तो सूचना देनी पड़ेगी।
तो 10 दिन पहले क्या करना पड़ेगा? 10 दिन पहले सरकार को सूचित करना पड़ेगा, सरकार को सूचित कर देंगे। ठीक, अब सरकार को सूचित कर दिया, अब सरकार कुछ ना कुछ तो करेगी भाई। अब इन्हें तो अविश्वास हो रहा था, अब सरकार क्या करेगी? वो विश्वास लेकर आएगी, वो उनमें क्या दिखाएगी? वो अपना विश्वास दिखाएगी कि नहीं हम एक हैं, हमारे पास मेजोरिटी है, हम सरकार चला सकते हैं। तो अब सरकार क्या लेकर आएगी? वो लाएगी विश्वास प्रस्ताव, इसका अपोजिट क्या लाएगी? विश्वास प्रस्ताव। तो विश्वास प्रस्ताव जो है वो अलग से तो है नहीं, वो इसी का पार्ट है। ये आएगा तो ये आएगा, ये नहीं आएगा तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, गवर्नमेंट क्या लाएगी? विश्वास प्रस्ताव कौन लाती है? पक्ष, यानी कि सरकार। ये क्या करेगी? इनसे क्या कराया जाएगा? फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा। तो ये क्या करेंगे? इसमें बहुमत साबित करेंगे, बहुमत साबित करेंगे। बहुमत के लिए कितना होना चाहिए सरकार के लिए? 50%, या हम कह सकते हैं 1/2, 1/2 की मेजोरिटी होनी चाहिए। अगर 1/2 की मेजोरिटी लेकर आ गए तो इनकी सरकार बच जाएगी, लेकिन अगर 1/2 की मेजोरिटी ये नहीं लेकर आए तो इनकी सरकार गिर जाएगी। ठीक है, सरकार खत्म, फिर से इलेक्शन होंगे। समझ आ रही? चाहे ये लिख लेना, अगर अविश्वास प्रस्ताव आप हार गए, यानी कि विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए, ये क्या होता है? विश्वास मत। इसमें फ्लोर टेस्ट होता है। फ्लोर टेस्ट किस लिए? विश्वास मत हासिल करने के लिए, विश्वास मत। ठीक है, वोटिंग के लिए फ्लोर टेस्ट। समझ आ गया? तो कम से कम 50% लोग अपनी पार्टी की तरफ होनी चाहिए। अगर वो पार्टी की तरफ हैं, फ्लोर टेस्ट में विश्वास मत इनको मिल गया 50% से ज़्यादा, तो इनकी सरकार बच जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इनकी लुटिया डूब जाएगी, इनकी पार्टी ख़त्म। फिर क्या होगा? दोबारा से इलेक्शन होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है अविश्वास प्रस्ताव। ये तो आप समझ के होंगे, ये दोनों क्या हैं? आपस में जुड़े हुए हैं। अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो ही विश्वास प्रस्ताव आएगा, तो अलग तो है नहीं। समझ आ गया? इस बार कौन सा? कार्य स्थगन प्रस्ताव। फिर से समझो अविश्वास प्रस्ताव। देखो, जो अविश्वास प्रस्ताव होगा उसके लिए जो विपक्षी पार्टी है, विपक्षी पार्टी तो अविश्वास दिखाएगी सरकार को हटाने के लिए। वो क्या करेंगे? 50 सांसद मिलके, जो स्पीकर होगा, स्पीकर को लिखित में सूचना दे देंगे कि हमें इस पार्टी पर विश्वास नहीं है, इसको हटा दो। ठीक है, और 10 दिन पहले उस सरकार को सूचना कर देंगे। अब सरकार को डर लगेगा, भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सरकार फिर उनको विश्वास दिलाएगी, है ना? सरकार क्या लेकर आएगी? विश्वास प्रस्ताव लाएगी। उसके लिए फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा। अगर 50% से ज़्यादा लोगों ने उनके पक्ष में वोटिंग कर दी, उनके फेवर में, तो सरकार बच जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार को हटा देंगे और फिर से चुनाव होंगे। ठीक, ठीक है ना? अब ये विश्वास प्रस्ताव जो है, कई सारे ऐसे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं जो अपना विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। इसमें से कौन कौन? एक तो वीवी गिरी, वीवी गिरी। ठीक है, एक चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तीसरे कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, एक देवगौड़ा भी थे, देवगौड़ा, देवगौड़ा। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, इनके साथ तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन हुई। जो विश्वास मत यानी कि 50% से ज़्यादा चाहिए, ये बेचारे बस एक वोट से रह गए थे और इनकी सरकार गिर गई। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि किन किन पर कौन कौन विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए, यानी कि कौन कौन हार गए, किन की सरकार गिर गई। सबसे पहली बार जो ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ये लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ ही। सोचो, पहले प्रधानमंत्री को हटाना चाह रहे थे, लेकिन वो उन्होंने कर लिया, है ना, वो हटे नहीं। तो पहली बार किसके खिलाफ लाया गया? पहली बार जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी के ना, नेहरू जी। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे ज़्यादा बार किसके खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव? अविश्वास प्रस्ताव सबसे ज़्यादा बार किसके खिलाफ लाया गया? सबसे ज़्यादा बार इंदिरा गांधी, सबसे ज़्यादा बार, सबसे ज़्यादा बार किसके खिलाफ? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। और पता है कितनी बार? चौंक जाओगे, कितनी बार? 15 बार, 15 बार।
और सोचो एक बार भी नहीं हारी। 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था इंदिरा गांधी के खिलाफ, ठीक है, और पहली बार नेहरू जी के खिलाफ ही लाया गया। और क्या इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, क्लियर है ना। इंदिरा गांधी के खिलाफ पहली बार लाया गया था 15 बार, और सबसे ज़्यादा बार पहली बार नेहरू जी के खिलाफ लाया गया। एक चीज़ और देखो, सेशन 3 होते हैं ना, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। तो 3 सेशन में, इन तीनों सेशन में, यानी कि एक सेशन में अविश्वास प्रस्ताव एक बार ही आ सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं एक सत्र में एक बार ही। ये नहीं कि वो तो फिर गवर्नमेंट इसी में लगी रहेगी मेजोरिटी करने में, अपनी उन्हें प्रूफ करने में, ठीक है ना। तो एक सत्र में एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक है ना। एक सत्र में सिर्फ एक ही बार ला सकते हैं, ये नहीं तुम इसी में लगे रहो हटाओ हटाओ हटाओ। इन सब ये सब क्या हो गए थे, इसको और लिख देती हूँ, चलो मैं। ये सब क्या थे, विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए, विश्वास मत हासिल नहीं कर सके, ठीक है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन से प्रधानमंत्री जो विश्वास मत हार गए, ठीक है। अब कौन सा है हमारा, कार्य स्थगन प्रस्ताव, नंबर 3 है ना, कार्य स्थगन प्रस्ताव। कार्य स्थगन, देखो इसके टर्म से ही समझ में आ रहा होगा। कार्य स्थगन प्रस्ताव यानी कि किसी चलते हुए काम को रोकना है। कार्य स्थगन प्रस्ताव में क्या करना है, जो काम हो रहा है संसद में उसको रोकना है ना, कार्य को स्थगित करना है। अब ये ऐसा कब हो सकता है, देखो संसद में कोई भी चर्चा चल रही है, किसी के ऊपर बहस चल रही है, या फिर कोई विधेयक के ऊपर वोटिंग हो रही है, कुछ भी काम हो सकता है ना, ये सारे काम कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन उस चलते हुए काम को स्थगित करना है, उस चलते हुए काम को रोकना है। ये ऐसा तब होता है, ये प्रस्ताव तब लाया जाता है जब कोई हमारे भारत का राष्ट्रीय संकट आ जाए। जैसे सपोज करो कि किसी भी देश ने, चीन है, पाकिस्तान है, ये सबसे बेकार है इंडिया के लिए। तो चाइना ने सोचो कि कहीं पे चाइना ने एंट्री कर दी और कुछ बम वगैरह डाल दिए, अरुणाचल प्रदेश या कश्मीर, ये 2 सबसे ज़्यादा होते हैं चाइना के और इंडिया के उसमें ना, कोई बम डाल दिया। अब न्यूज़ में देखा उन्होंने जल्दी से, तो तब कौन सा लाया जाए, कार्य स्थगन प्रस्ताव, यानी कि जो काम आप कर रहे हो इसको रोको और उसके ऊपर चर्चा करो जो अब हो रहा है, समझ गए। तो कब लाया जाता है, राष्ट्रीय संकट पर, राष्ट्रीय संकट है ना, या कोई भी ऐसा कोई जरूरी काम हो सकता है किसी राष्ट्र में संकट हो, या हो सकता, ये भी तो राष्ट्रीय संकट है। सपोज करो हमारे राष्ट्रपति को कुछ हो गया, प्रधानमंत्री को कुछ हो गया है, तो ये भी तो एक राष्ट्रीय का संकट ही है। तो राष्ट्रीय संकट पर क्या किया जाता है, जो संसद की कार्यवाही को रोक दिया जाता है, संसद की कार्यवाही को रोककर उस मुद्दे पर चर्चा की जाती है, जो संकट चल रहा है ना, कि भैया इस पर चर्चा करो। समझ आ गया। और अपने तरीके से लिख लेना, समझ आना चाहिए सिर्फ। जब कोई ऐसा काम हो जाए तो जो चलता हुआ काम उसको रोक देंगे और कहेंगे कि भैया इसके ऊपर काम करो, वो जो काम ज़्यादा जरूरी है उसके ऊपर चर्चा करो। ठीक है, होता है कार्य स्थगन प्रस्ताव। इसमें छोटी छोटी बातें समझनी है। एक होता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव एक बार पूछा गया था। विशेषाधिकार प्रस्ताव नंबर 4, विशेषाधिकार। राइटिंग पे मत जाना मेरी, बस समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव का मतलब देखो, ये भी एक टर्म से समझो। ये कह रहा है विशेष अधिकार, यानी कि हमारे क्या स्पेशल राइट है ना, हमारा स्पेशल राइट है। अब स्पेशल राइट क्या है? स्पेशल राइट ये है, ये प्रस्ताव तब लाया जाता है जब कोई मंत्री क्या करे, वो आधी अधूरी जानकारी दे या कोई जानकारी छुपा ले। सपोज कोई परिवहन मंत्रालय का कोई मंत्री है या कोई गृह मंत्रालय के अमित शाह हैं। अब उन्होंने जो काम किए, ये जो परिवहन मंत्रालय ने या फिर रेल मंत्रालय के मंत्री ने जो काम किया, वो पूरी जानकारी नहीं दे रहे, कुछ बात छुपा रहे हैं, है ना। तो कोई भी सांसद उनसे पूछ सकता है,
तो तब वो कौन सा लेगा, विशेषाधिकार प्रस्ताव। वो कहेंगे कि देखो आपने ये कहा था, इसकी हमें फुल डिटेल चाहिए। ये क्या है, ये हमारा विशेष अधिकार है, ये हमारा क्या है, विशेष अधिकार है। आप इसकी हमें फुल डिटेल चाहिए, आपने क्या क्या काम किया वहाँ पे, समझ आ गया। तो विशेषाधिकार प्रस्ताव कब कब होगा, जब कोई मंत्री आधी अधूरी जानकारी देता है, आधी अधूरी जानकारी देता है या कुछ छुपाता है, जानकारी देता है, तो कोई भी सांसद इस पर क्या ला सकता है, विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकता है। क्लियर। अब क्या है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण, दूसरा भी अभी देख लेती हूँ, कटौती प्रस्ताव। पहला पढ़ना है ध्यान आकर्षण, नंबर 5 ध्यान आकर्षण। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, देखो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता है कि जैसे जो सांसद होते हैं पूरे देश से, हर एरिया से कोई ना कोई सांसद होता है। अब सपोज करो कोई ऐसा कोई बैकवर्ड इलाका है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, या अभी भी इंडिया में कुछ जगह ऐसी है वहाँ पर अभी तक लाइट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। तो वहाँ का अगर कोई सांसद है, वो जाके, भाई सांसद इसीलिए तो होते हैं कि अपनी एरिया के कम से कम वो दें, है ना, कि हमारे यहाँ पे इस चीज़ की कमी है, यहाँ पे ऐसा वहाँ के लिए बिल लेकर आओ, या वहाँ पे कुछ स्कूल बनाओ, या फिर लाइट प्रोवाइड कराओ। तो ये सब काम होते हैं। तो लेकिन कोई करे वो अलग बात है, ना करे, है ना, करता तो कोई है नहीं, लेकिन जिम्मेदारी तो यही होती है। तभी तो बीच में जो गैप होता है ना, बीच में जो ये मंत्री या सांसद होते हैं जनता की सेवा के लिए निकलते हैं अपने 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 इलाके में, जो बजट के बीच में जो गैप किया गया है वो इसलिए तो किया गया है। पर ये क्या है, ऐसा कोई तो मस्त आराम से लेटेंगे, ठीक है। तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव तब लाया जाता है जब कोई किसी सांसद को, कोई सांसद मंत्री से कहे कि अपना ध्यान ना हमारी तरफ आकर्षित करें। समझ रहे हो, कोई सांसद कहेगा किसी मंत्री से कि अपना ध्यान हमारी तरफ आकर्षित करो, हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है, या फिर हमारे यहाँ पे स्कूल बहुत बेकार है। सपोज़ कोई गांव है, कोई गांव का एरिया है, उस एरिया का कोई सांसद है। अब उस गांव में कोई स्कूल भी नहीं है, बच्चे इतने दूर स्कूल जाते हैं, और वहाँ पे कोई यानी कि कोई क्या ट्रांसपोर्टेशन का भी कोई सिस्टम नहीं है, तो इस वजह से पिछड़ जाएगा। तो फिर वो क्या कहेंगे, वो उस मंत्री से, शिक्षा मंत्रालय का जो मंत्री होंगे, उनसे कहेंगे कि देखो हमारे यहाँ पे अभी तक स्कूल नहीं है, अपना ध्यान हमारे एरिया की तरफ या हमारी तरफ आकर्षित करो, है ना, वहाँ पे भी कुछ डेवलपमेंट करो। तो ये क्या होता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता है। अब इसमें मैं क्या लिखूँ, अपने तरीके से लिख लेना, ठीक है, समझ गए, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। अब 6 नंबर क्या था, कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव 2 तरह की कटौती होती है। एक तो बजट वाली हमने समझ ली थी, बजट वाली 3 होती है ना, नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती और सांकेतिक कटौती। नीतिगत कटौती में क्या था कि गवर्नमेंट को जो वो है, जो बजट है, बजट से बिल्कुल असहमति जता देना कि हमें मंजूरी नहीं है, और सरकार को क्या दे देना, 1 रुपया दे देना, है ना, बजट के यानी कि पैसे के तौर पे 1 रुपया दे देंगे, और जाके खेल लो, और उनको क्या हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी। ठीक है, वो मैंने आपको तरीका बताया था कि गिर कैसे जाएगी। ठीक है, दूसरी थी सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती में कुछ नहीं था, बस बजट से क्या करना था कि एक संकेत दिखाना था, हम बजट से असहमत हैं, हमें स्वीकार नहीं है ना, और गवर्नमेंट को 100 रुपये दे दिए जाते हैं, 100 रुपये दे नहीं जाते, 100 रुपये कम कर ले जाते पूरे बजट में से। ठीक, एक था कौन सी, अर्थगत कटौती। अर्थगत कटौती नॉर्मल होती है, उसमें सिर्फ जो पैसा है बजट को कम कराना होता है कि इतना नहीं इतना खर्चा होगा, कटौती रिवाइज हो गया। ये दूसरी कटौती है, उसे भी हम यहाँ पे नोटिस कर लेंगे, वो मैंने बजट से रिलेटेड था इसलिए मैंने वहाँ पे भी पढ़ा दिया, है ना, वैसे सारे प्रस्ताव वहीं पे पढ़ने हैं। ये कटौती दूसरी जो हम कटौती पढ़ रहे हैं अब, ये है समय को बचाने के लिए, समय बचाने के लिए, समय को बचाने के लिए, है ना, समय को बचाने के लिए। देखो जैसे संसद है, संसद में कोई बिल आएगा, है ना, ये बिल संसद में आया, अब इस बिल के ऊपर क्या होगी, पहले चर्चा होगी, फिर इसके ऊपर बहस होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, उसके बाद वोटिंग होगी, उसके बाद क्या होगी, वोटिंग होगी, है ना, उसके बाद वोटिंग होगी, तब जाके फैसला होगा कि हाँ ये बिल पास होगा या नहीं होगा, तभी तो फैसला होता है। लेकिन अगर टाइम बचाना है
तो ये क्या कर सकते हैं कि देखो, चर्चा जाए भाड़ में, बहस जाए भाड़ में, है ना, फालतू बोलने की किसी को ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी हाँ है तो हाँ में वोटिंग करो, ना है तो ना में वोटिंग करो, बात खत्म। ठीक है, तो कितना टाइम बच जाएगा। ये जो फालतू का जो हो रहा था झमेला, ये चर्चा हो रही थी, बहस हो रही थी, डायरेक्ट वोटिंग करा लो। जिसकी ना है वो ना कर देगा, जिसकी हाँ है वो हाँ कर देगा। तो इसको ये टाइम बचाने के लिए भी हो सकता है। ये भी कई टाइप की होती है, कंगारू कटौती होती है, यानी कि पूरी बहस को छोड़कर मेन मुद्दों पर बात कर लेना, है ना, वो खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये समझ लो, टाइम को बचाने के लिए भी क्या करते हैं, डायरेक्ट वोटिंग कराते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, एक टर्म अगर कभी आ जाए तो मैं एक टर्म बताती हूँ आपको, गिलोटिन। टर्म क्या है, गिलोटिन। मुझे इसलिए याद आया क्योंकि सेम टू सेम इसके जैसा है, सेम टू सेम कटौती प्रस्ताव जैसा है। देखो, ये तो है टाइम बचाने के लिए है ना, तो किसी भी बिल पर हो सकता है, किसी भी बिल पर ऐसे कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली जब क्या करें, जब बजट पर का टाइम बचाएं। बजट, भाई बजट आएगा, बजट के लिए एस्टिमेट बनेगा, है ना, फिर विनियोग पारित होगा, उसके ऊपर वोटिंग होगी, चर्चा होगी, बहस होगी, दुनिया भर का झमेला होता है। तो उस टाइम पे जब बजट का मसला हो और बजट के लिए डायरेक्ट ना चर्चा करें, ना बहस करें, ना वो विनियोग में कुछ डायरेक्ट क्या लाएं, विनियोग ले आएँ। भाई विनियोग क्या है, एक प्रस्ताव ही तो है, एप्रोप्रिएशन एक बिल है, विनियोग विधेयक पारित करना होता है, तो भी 50% से करना होता है। तो डायरेक्ट अगर वो करा लें, यानी कि बजट के लिए क्या करा लें, डायरेक्ट वोटिंग करा लें, है ना, ये बहस, ये चर्चा, ये सब डिस्कशन वगैरह सब खत्म करके डायरेक्ट वोटिंग करा ले, तो उसको हम क्या कहते हैं, गिलोटिन कहते हैं। तो बिल्कुल सेम है, नहीं है, ये स्पेशली बजट के लिए, ये किसी भी और आम बिल के लिए है। समझ आ गया। तो ये सब क्या थे, हमारे सारे के सारे हमने प्रस्ताव पढ़ लिए। अब हम देखते हैं क्या पार्लियामेंट की कमेटी, कितनी तरह की समिति बनती है, क्या क्या होता है। ठीक है, एक बार इसको अपने माइंड में रिमाइंड कर लो, उस पर करिए। है ना, समझ आ गए। चल कोई ना। तो ये क्या थे, हमारे सारे हमने प्रस्ताव समझ लिए। देखो, स्टार्टिंग से चलते हैं। ये तो हमने पिछला रिवाइज़ किया था, है ना, पिछले हमने रिवाइज़ किया, फिर हमने ये सब देखा, हमने फाइनेंशियल बिल पढ़ा, फिर हमने इसका टाइम पीरियड किस किस टाइम पे क्या होता है, वहाँ पे सारे प्रस्ताव वगैरह रखे जाते हैं, वो सब पढ़ लिए, है ना। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट की क्या बनती है, इसकी संसद की कमेटी बनाई जाती है। तो अभी हम पढ़ ही क्या रहे हैं, हम यही तो पढ़ रहे हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर करने के लिए क्या क्या रूल्स बनते हैं। तो संसद क्या करती है, संसद एक कमेटी बना देती है, यानी कि जो संसद में काम होते हैं, अब बहुत सारे बड़े बड़े काम होते हैं जिसको कोई एक सिंगल पर्सन नहीं कर सकता। उसके लिए एक जो गवर्नमेंट क्या करते हैं, बहुत सारे सांसद को एक ग्रुप बना देते हैं कि आपका काम है इसके ऊपर करना, इसके ऊपर वर्क करो और रिपोर्ट हमें दो। तो उसे हम क्या कहेंगे, समिति यानी कि कमेटी कहेंगे। तो कमेटी भी दो टाइप्स की होती हैं, संसद की समिति, ये भी किसमें, आर्टिकल 118 में ही है। संसद की समितियाँ, संसद की समितियाँ देखो, ये दो टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है स्थायी समिति, स्थायी, है ना, एक होती है अस्थायी, स्थायी और अस्थायी, है ना, स्थायी समिति और एक होती है अस्थायी समिति। जो ये स्थायी होती हैं, ये 6 टाइप्स की होती हैं, स्थायी होती है 6 टाइप्स की। इसमें एक तो होती है वित्तीय समिति, वित्तीय, एक होती है विभागीय समिति, लगा दो सबके आगे, विभागीय समिति। एक होती है सेवा समिति, एक होती है सदन समिति, एक होती है अन्वेषण समिति, अन्वेषण समिति। कौन सी रहेगी, वित्तीय समिति, विभागीय समिति, सेवा समिति, सदन समिति, अन्वेषण समिति। एक रहेगी कोई सी, याद आएगी तो बताऊंगी।
अस्थाई पे चलते हैं। अस्थाई होती हैं सिर्फ 2 टाइप की, अस्थाई होती हैं सिर्फ 2 टाइप्स की। इसमें एक तो होती है प्रवर और एक होती है संसदीय। संसदीय है ना। पार्लियामेंट्री कमेटी और प्रवर को सिलेक्ट कमेटी बोलते हैं। ये फाइनेंशियल कमेटी हो जाएगी, ये डिपार्टमेंटल, ये सेवा सर्विस कमेटी बोल सकते हैं। सदन समिति यानी कि भी पार्लियामेंट हो जाएगी, सदन समिति। हाँ, एक होती है जांच समिति, याद आई है मुझे, 6 नंबर की जो रह गई थी वो होती है जांच समिति। जांच समिति, ठीक है। अब इनको अलग अलग पढ़ते हैं। इसमें बस आपको मेन फोकस करना है वित्तीय समिति पर और इन दोनों पर, अस्थाई पर। देखो जो अस्थाई हैं, अस्थाइयों को हम बोलते हैं एडहॉक कमेटी बोलते हैं। आपने एडहॉक जरूर पढ़ा होगा, 100% जिसने पॉलिटी पढ़ी है ना, एडहॉक कमेटी जरूर पढ़ा होगा। तो अस्थाई जो होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडहॉक कमेटी बोलते हैं, जो कभी भी बनाई जा सकती है, कभी भी हटाई जा सकती हैं। लेकिन जो स्थायी हैं ये हमेशा क्या बनाई जाती है? जो स्थायी समिति होती हैं हर साल बनाई जाती हैं। यानी कि इनका जो कार्यकाल होता है, इन सब का किधर लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ ना। इनका जो कार्यकाल होता है, जो स्थायी समिति हैं, कितने का होता है? 1 साल का होता है। 1 साल का होता है, यानी कि हर साल ये समिति बनाई जाएंगी। तो ये तो स्थायी हो गई। इनका कोई पता ही नहीं है कि कब बनाई जाती हैं। यानी कि कोई एक स्पेशल मुद्दे पर अगर कोई काम ऐसा हो जाए, है ना, सपोज करो कोई घोटाला हो गया, अब वो क्या पता है कि कंफर्म होना ही है घोटाला कि हर साल बनाएंगे। तो जब कोई घोटाला हो जाए तो उसके लिए जांच के लिए कमेटी बना देते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? हम एडहॉक कमेटी बोलते हैं। यानी कि अस्थायी होती हैं, जो 2 टाइप्स की होती हैं। इनको ऊपर डिस्कशन करेंगे बाद में, बस इतना समझ लो स्थायी कौन सी होती हैं, अस्थायी कौन सी होती हैं। इनका पता नहीं है कब बनानी है ना, ये कन्फर्म हर साल बनती हैं, ठीक है। अब इनको बनाएगा कौन? इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति भैया सारी जो मैक्सिमम पावर है किसको दी गई है? लोकसभा अध्यक्ष को। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है इन सब की लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। अभी तो ओम बिरला थे, वो तो हट गई ना। हाँ, रामकृष्ण वर्मन कुछ बताया था मैंने, वही थे, वही अब, ठीक है। अब एक एक करके इनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाओ वित्तीय समिति पे, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वित्तीय समिति। यहीं पर कर लें वित्तीय समिति। देखो अब इसका जो हम फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं, वित्तीय समिति। वित्तीय समिति यानी कि जो फाइनेंशियल, यानी कि ये किससे रिलेटेड होगी? पैसे से रिलेटेड होगी। अब वित्तीय समिति भी 3 टाइप की होती हैं, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में आएगी, इसी का जो नंबर 1 आएगा प्राक्कलन समिति आएगी। प्राक्कलन समिति। अब प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन तो आपको याद है ना, आर्टिकल 113। आर्टिकल 113 जो बजट का क्या बनाते हैं? एस्टिमेट बनाते हैं। तो उसके लिए तो भाई कोई कमेटी बनानी पड़ेगी ना। अब ये बताओ, बजट तो हर साल आता है, यानी कि हर साल ही कोई कमेटी बनानी पड़ेगी। तो हुई ना हुई स्थायी कमेटी। तो वो जो एस्टिमेट बनाती है ना, वो जो प्राक्कलन बनाती है, उसको बनाने वाली कमेटी को हम क्या कहते हैं? प्राक्कलन समिति कहते हैं। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं। तो पैसे से रिलेटेड है तो किस में आ जाएगी? वित्तीय समिति में आ जाएगी। अब इसमें है सदस्यों की बात। इसमें कितने सदस्य होते हैं? ये जो वित्तीय समिति है इसमें सदस्य होते हैं टोटल के टोटल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। सारे सदस्य लोकसभा के ही होते हैं, राज्यसभा से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि बजट का ही राज्यसभा से मतलब नहीं है जब, तो इस समिति का राज्यसभा से मतलब क्या होगा? समझ आ गई बात? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो एस्टिमेट बनाने वाली कमेटी होती है उसको हम एस्टिमेट कमेटी कहेंगे। इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, टोटल लोग सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राक्कलन समिति में सदस्य होते हैं, उसमें ऐसा लिखा था लोकसभा के 30, राज्यसभा के 0, राज्यसभा के 30, लोकसभा के 0, है ना, और राज्यसभा के 15, लोकसभा के 15। मैक्सिमम बच्चे ये टिक कर देते हैं कि दोनों भाई दोनों सदन हैं, दोनों के आधे आधे होंगे। आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला। एक और ऑप्शन था इसमें, ऐसे इसको मिक्सअप कर देंगे, है ना। आंसर कौन सा होगा? ये राज्यसभा के 0, लोकसभा के 30। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी का। तो किस में होती है? प्राक्कलन समिति में। अब दूसरी होती है इसी के साथ वित्तीय समिति, एक होती है लोक लेखा समिति। लोक लेखा, लोक लेखा समिति। ये लोक लेखा समिति क्या करती है बताओ?
ये लोक लेखा समिति, जो इस समिति ने एस्टिमेट बनाया था ना, जो एस्टिमेट, भाई इसका काम तो समझ गया ना आप, एस्टिमेट बनाना, एस्टिमेट बनाना, प्राक्कलन बनाना, किसका, बजट का, बजट का एस्टिमेट बनाना, है ना। अब लोक लेखा समिति क्या करेगी, ये जो एस्टिमेट बनाया है, इस एस्टिमेट को भी तो कोई जांच करने वाला होना चाहिए ना, सही बनाया नहीं बनाया, तो इसको जांच करेगा कौन, इस एस्टिमेट को जांच करेगा ये, है ना। क्या करेगी, प्राक्कलन समिति की जांच करेगी, ये कह सकते हैं एस्टिमेट की जांच करेगी, एस्टिमेट की जांच करेगी। पहला काम तो इसका ये होता है, एस्टिमेट की जांच करेगी। दूसरा काम इसका होता है सीएजी की रिपोर्ट भी जांच कर लेती है ये, सीएजी अब आगे आने वाला है सीएजी के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो हमारे पूरे के पूरे जिसने सबको ऑडिट करता है, गवर्नमेंट कंपनी उसको भी ऑडिट करता है, सीएजी, ठीक है ना। ये सीएजी होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं, इन सबको क्या कहा जाता है, संसद का अधिकारी कहा जाता है। सांसद तो ये होते नहीं भाई, इनको कोई हम चुनते हैं, सांसद थोड़ी ना होते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, संसद का अधिकारी। तो सीएजी की रिपोर्ट को भी जांच करते हैं, सीएजी की रिपोर्ट की जांच, रिपोर्ट की जांच भी कौन करती है, लोक लेखा समिति करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो बनी थी वो 1921 में बनी थी। कब बनी थी, 1921 में, और प्राक्कलन बनी थी 1950 में, 1950 में बन गई थी, ठीक है। और लोक लेखा समिति पहली बार कब बनी थी, 1921 में, तब से हर साल बनती है। बात समझ आ गया, काम क्या है इसका। अभी बताओ, ये दोनों समिति, इनका काम आपस में जुड़ा हुआ है नहीं है, ये काम करेगी, अपना एस्टिमेट बनाएगी, जिस एस्टिमेट की जांच करेगा ये, तो इनको कहते हैं जुड़वा बहन, ट्विन सिस्टर। इनको क्या कहा जाता है, जुड़वा बहन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जुड़वा बहन, ट्विन सिस्टर कहा जाता है किसको, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को। अब इसमें सदस्यों की बात करें, इसमें सदस्य जो होते हैं लोक लेखा समिति में, लोकसभा के तो होते हैं कितने, 15। इसमें राज्यसभा का भी इंटरफेयर है, क्योंकि भैया बहुत बड़ी बात होती है एक बजट को पास कराना, तो राज्यसभा के कितने होते हैं, 7। टोटल कितने हो जाते हैं, 22 सदस्य होते हैं इसमें। टोटल कितने, 22 सदस्य। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, लोकसभा के कितने होते हैं या राज्यसभा के कितने होते हैं, ये पूछ लेगा टोटल कितने होते हैं, ठीक है, लोक लेखा समिति में। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसी से, लोक लेखा समिति से। क्या कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा छोटा हो जा भाई। लोक लेखा समिति से एक और क्वेश्चन ये बनता है, देखो अगर ये बताओ कि जो सदस्यों की नियुक्ति तो कौन करेगा, लोकसभा स्पीकर करता है। 15 सदस्य कितने लोकसभा से ले लिए, 7 सदस्य राज्यसभा से ले लिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसको कुछ ना कुछ खरीद लें, या कुछ भी इनको अपनी पार्टी के सारे लोग अगर अपनी पार्टी की होंगे, है ना, तो क्या हो सकता है कि एस्टिमेट को सही बता दें, ऐसे ही पास करा दें। तो इसमें एक दिमाग लगाया, और दिमाग बहुत अच्छा लगाया कि इस समिति का, लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है, जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, वो विपक्ष का नेता होगा, विपक्ष का नेता ही होगा, विपक्ष का नेता ही होगा, ठीक है। अब वो तो बिल्कुल भी ना करने दे कुछ भी गड़बड़, वो तो चाहता ही हो ये कि इनका बजट ही पास ना हो, कुछ कर ही ना पाए, जिससे कि सरकार ही गिर जाए। भाई विपक्ष तो यही चाहता है, हर पार्टी की बात है ये, कोई भी बीजेपी नहीं चाहती कांग्रेस आए, कांग्रेस नहीं चाहती कि बीजेपी आए, ठीक है, सब अपनी पार्टी को चाहते हैं। समझ आ गया, लोक लेखा समिति और कौन सी, प्राक्कलन समिति। किसकी पढ़ रहे हैं हम टाइप सी, वित्तीय समिति की। इसका एक और है लोक उपक्रम समिति, उसको मैं कहाँ लिखूँ, जगह ही नहीं बची यहाँ पे, चलो आगे लिखेंगे, समझ आ गई। तो लोक लेखा समिति से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। विपक्ष का नेता बहुत पूछा जाता है, अध्यक्ष कौन होता है, विपक्ष का नेता। अच्छा, जितनी भी जो ये समिति आपको मैं पढ़ा रही हूँ, है ना, इनसे लोकसभा से सदस्य होंगे या राज्यसभा से होंगे, लेकिन एक पॉइंट की बात यह है, कोई भी जो मंत्री होगा, कभी भी कोई मंत्री इनका सदस्य नहीं हो सकता, कोई भी मंत्री इनका सदस्य नहीं हो सकता किसी भी कमेटी का, ठीक है। मंत्री को सदस्य नहीं होता, सांसद, भाई सांसद भी तो कुछ करेंगे ना, उन्हें भी तो कुछ काम चाहिए, तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए समितियाँ होती हैं, इसमें बैठ के झक मारो, ठीक है। अब वित्तीय समिति का हम थर्ड पार्ट पढ़ते हैं, थर्ड पार्ट मैं चाह रही हूँ यहीं कहीं को लिख दूँ, चलो आगे चलते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट था,
थर्ड पार्ट होता है लोक उपक्रम समिति। लोक या फिर आएगा लिखा हुआ सरकारी उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति। ठीक है, इसका काम होता है जो गवर्नमेंट कंपनी है ना, उन्हें कितनी आमदनी हो रही है उनके ऊपर नज़र रखना, उनकी जांच करना। इसका काम क्या है? सरकारी कंपनियों की जांच करना, सरकारी कंपनियों की जांच करना। किसका काम है? लोक उपक्रम समिति या फिर सरकारी समिति का काम। अब सरकारी कंपनी जैसे कि एनटीपीसी है, बीएसएनएल है, या फिर भेल है, जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट कंपनी है, इनके ऊपर नज़र कौन रखती है? सरकारी उपक्रम समिति। इनको सब पता रहता है कि कितना टर्नओवर है ना, इस साल कितनी आमदनी हुई, कितना कमाई, कितना टैक्स इसको देना चाहिए, वो सब जांच कौन करेगा? ये करेगा, है ना। वैसे सारी कंपनी को ऑडिट सीएजी भी करता है ना, और सीएजी की रिपोर्ट कौन जांच करेगा? लोक लेखा समिति। और जो समिति होती है ये अपनी रिपोर्ट किसको जा कर देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है ना, फिर अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष यानी कि लोकसभा स्पीकर को। ठीक, टाइम क्यों रहा साक्षी? ज़्यादा लंबा तो नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब इसके बाद हमारी कौन सी कमेटी देखेंगे? इन सब में कुछ खास नहीं है, सारी आपको बस एक एक लाइन में समझना है। यहीं पे लिख लेती हूँ मैं सबके सब। अब नंबर 2 के पढ़े ना, विभागीय समिति। विभागीय समिति में कुछ नहीं है, इसमें कई तरह की समितियाँ होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग समिति बनाई जाती है ना, उन डिपार्टमेंट्स की जांच करता है। तो विभागीय समिति में कुछ खास पढ़ने वाली बात नहीं है। और क्या थी, तीसरे नंबर पर कौन सी लिखी है मैंने? सेवा समिति। सेवा समिति का काम होता है कि जितने भी जो सदन के लोग हैं, जितने भी सांसद हैं, प्रधानमंत्री, सब सदन में आते हैं, सदन के लोगों के लिए कितना वेतन देना है उनको, है ना। सांसद लिख देती हूँ ना, सांसद में सभी आ जाएंगे। ठीक है, सांसदों का वेतन भत्ता, कितना अलाउंस देना है, कितनी सैलरी देनी है, उनका आवास भाई फ्री में मिलता है सब कुछ तो ना, जितने भी जो भी चीज़ें जितना जितना देना है वो सब कौन डिसाइड करती है? सेवा समिति डिसाइड करती है। ठीक, अब क्या है, सांसद के इसमें वो भी सब आ जाते हैं, प्रधानमंत्री वगैरह भी सब। तो वेतन भत्ता आवास ये सब कौन डिसाइड करता है? ये ध्यान रख लो बस, वेतन भत्ता आवास का काम, इनके ऊपर वर्क करने का काम किसका है? सेवा समिति का। इसके बाद है सदन समिति, अन्वेषण समिति। सदन समिति का काम क्या है? जो हमारी संसद है, संसद के लिए कानून बनाना, संसद के लिए कानून बनाना। आप कानून को लंबे चौड़े कानून नहीं, छोटे मोटे, जैसे अभी हमने जो संसद का टाइम पीरियड पढ़ा था कि 11 बजे से 6 बजे तक का है, तो हो सकता है ये टाइम को कम कर दे, ये कह दे कि 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आना है, अब सबको सुबह जल्दी आना है, या फिर प्रश्नकाल का टाइम बाद में करेंगे। इस टाइप्स के छोटे मोटे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कौन बनाती है? सदन समिति बनाती है। तो संसद के नियम कानून कौन बनाती है? सदन समिति। सेवा समिति हो गया। अन्वेषण समिति, इसका काम होता है SC ST के लिए, सिर्फ SC ST की जांच करना कि SC ST के लोग जो है हमारे देश में, उनकी क्या कंडीशन है, उनके लिए क्या बिल पारित होना चाहिए, है ना, क्या क्या होना चाहिए, ये सब कौन करता है? अन्वेषण समिति करता है। इसमें जो सदन समिति का ये भी काम है कि किस बिल को कब कितने टाइम में पारित हो जाना चाहिए, ये भी कौन करता है? सदन समिति, क्योंकि यही तो रूल्स बना रही है। 6 नंबर पर हमने कौन सी पढ़ी? जांच समिति। जांच समिति में कुछ नहीं है, करते तो कुछ है नहीं है। क्या जांच करते हैं? ये बताती है कि कौन से हमारी जनता को, सबकी जांच करते हैं कि क्या क्या परेशानी है जनता को, और जनता के लिए क्या बिल आना चाहिए, है ना, किसके ऊपर किस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, उसकी जांच कौन करेगी? जांच समिति करेगी। क्लियर? तो मेन हमें कौन सी पढ़नी थी? वित्त समिति ही पढ़नी थी। उसमें तीनों टाइप्स इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा तो प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारी कौन सी थी, ये अस्थायी वाली थी, यानी कि एडहॉक कमेटी देखते हैं। एडहॉक कमेटी, ये सब हो गया ना। देखो,
एडहॉक कमेटी, एडहॉक कमेटी, जो एडहॉक कमेटी यानी कि अस्थायी होती हैं, इस ये दो टाइप्स की बताई मैंने आपको। एक बताई मैंने आपको प्रवर, इसको सेलेक्ट कमेटी कहते हैं। प्रवर समिति, प्रवर समिति तब बनती है जब किसी विधेयक पर बवाल हो जाए, पता ही नहीं चले इसको पास करना है या नहीं करना है, ज़्यादा ही झगड़ा हो जाए। किसी विधेयक पर क्या हो जाए, जब किसी विधेयक पर बवाल हो जाए तो कौन सा, उसकी जांच कौन करेगी, प्रवर समिति करेगी। जैसे सबसे रिसेंट का एग्जांपल क्या है इसका, जो किसान वो आया था, जो किसानों के लिए जो वो आया था बिल, है ना, किसानों के लिए जो बिल आया था, तो उसके ऊपर कितना बवाल हुआ, तो उसकी जांच के लिए क्या बनाई जाएगी, एक प्रवर समिति, है ना। ये उसकी जांच करेगी कि क्यों इस पर बवाल हो रहा है, इस विधेयक में क्या कमी है ना, तो वो सब जांच कौन करेगी, प्रवर समिति। अभी बताओ हर विधेयक पे कैसा बवाल होता है, तो कभी हो सकता है, तो तभी ये समिति बन जाएगी। ठीक है, अब इस समिति में क्या होता है, इस समिति में लोकसभा के ही कितने होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। या तो ये समिति लोकसभा की बनेगी अलग, हो सकता है ये राज्यसभा में भी बन जाए, तो राज्यसभा से भी कितने लोग बनाएंगे इसको, 30 लोग मिलकर इसकी जांच करेंगे, है ना। लेकिन अगर सपोज करो लोकसभा राज्यसभा को मिक्स करके, दोनों लोग मिक्स कर दें हम, तब एक प्रवर समिति बनाई जाए, तो वो तो जॉइंट हो जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, संयुक्त प्रवर कहेंगे, संयुक्त प्रवर। तो कोई अलग टाइप तो है नहीं, सेम इसके जैसे ही, बस ये होता है कि लोकसभा राज्यसभा के दोनों लोग मिलकर काम कर लेते हैं। तो संयुक्त प्रवर समिति में कितने लोग हो जाते हैं भाई, लोकसभा में तो पहले से 545 लोग हैं, तो यहाँ से हमें ज़्यादा उठाने पड़ेंगे, तो लोकसभा से कितने रहते हैं यहाँ पर, लोकसभा से 30 और राज्यसभा से रहते हैं 15। लोकसभा से कितने, 30 लोग, राज्यसभा से 15, यानी कि प्लस कर देते हैं इनको, तो इसको क्या कहते हैं, जॉइंट। ये बन जाती है जॉइंट फिर। ठीक है, इसके बाद दूसरी कौन सी पढ़े थे हम, संसदीय समिति। दूसरी थी संसदीय समिति, संसदीय समिति। संसदीय समिति जब आती है, ये किसकी जांच करेगी, घोटालों की जांच, घोटालों की जांच के लिए बनती है। जैसे राफेल घोटाला, राफेल कितने आए, सिर्फ 36 राफेल आए और 200 हवाओं की डिमांड थी हमारी सेना की, तो घोटालों के लिए जो जांच करती है उसके लिए क्या बनती है, संसदीय समिति, यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटी। तो अगर पार्लियामेंट्री कमेटी, सेम वही चीज़, अगर लोकसभा में बन रही है तो लोकसभा के 30 लोग होंगे, अगर राज्यसभा में बननी है तो राज्यसभा के 30 लोग होंगे, है ना। इसमें भी वही सेम आ जाएगा कि लोकसभा में मतलब कि दोनों को मिलके भी बना सकते हैं। हो गया था, ठीक है, इतना रिवाइज हो गया ना। देखो संसदीय समिति यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी, ये एल था, पार्लियामेंट्री कमेटी। इसमें जो अगर घोटालों की जांच करेगी तो लोकसभा के कितने, 30 लोग, राज्यसभा से बनेगी तो राज्यसभा के भी 30 लोग। लेकिन अगर ज्वाइंट कर देंगे उसे हम कहें, क्या कहेंगे, संयुक्त संसदीय समिति। संयुक्त संसदीय समिति कुछ ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी मैं निपटा रही हूँ। हो सकता है कभी कभी अगर पूछी जाएगी तो संसदीय समिति पूछ सकते हैं, इसका जिक्र ज़्यादा होता है क्योंकि घोटाले भी तो ज़्यादा होते हैं ना। ठीक है, तो दूसरी क्या होती है, संयुक्त, इसी का सब टाइप कह सकते हैं, संयुक्त संसदीय समिति। संयुक्त संसदीय समिति, इसमें बनेंगे तो लोकसभा प्लस राज्यसभा मिलेगी। लोकसभा के कितने, 30 और राज्यसभा के 15, टोटल कितने हो गए, 45 हो गए, है ना। टोटल 45 सदस्य होते हैं। अब देखो एक बार इसको इंग्लिश में देखो तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जेपीसी आपने सुना होगा जरूर किसी ने कभी ना कभी न्यूज़ चैनल में, कभी ध्यान क्या करना,
कभी कोई घोटाला होता है ना तो कहते हैं ना कि इस मुद्दे के ऊपर जेपीसी ने ये रिपोर्ट दी, जेपीसी ने ये कहा। तो जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इसका मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होंगे, है ना, तब उस चीज़ की जांच कर रहे हैं। तो किसकी जांच करती है संयुक्त संसदीय समिति? किसकी जांच करती है? घोटालों की। और प्रवर समिति यानी कि सिलेक्ट कमेटी किसकी जांच करती है? जब क्या हो जाए, जब किसी विधेयक पर, किसी बिल पर बवाल हो जाए, उसकी जांच कौन करेगी? प्रवर समिति करेगी। तो सारी हमने कमेटी पढ़ ली, सारा हमने प्रस्ताव पढ़ ली, संसद कंप्लीटली खत्म, संसद हमने कंप्लीट पढ़ लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? आर्टिकल 120 से, आर्टिकल 120, आर्टिकल 120 से आगे। ठीक है, आगे फिर हमें ऑर्डिनेंस भी पढ़ना है, अध्यादेश वगैरह। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और कुछ भी 1 मिनट और एक बार देख लो, रिवाइज कर लो इसको, क्या क्या हमने कवर कर लिया आज, काफ़ी सारा कर लिया। हाँ, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, कर दे बंद।